आज के शो में नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में अहम फैसले, 2 रेफरेंसेस, 8 इन्वेस्टिगेशंस, 15 इंक्वायरीज की मंजूरी। अस्सलाम वालेकुम। बसपर्दा हकायक सनसनीखेज इंकशाफात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड का अहम इजलास हुआ। इजलास की सदारत चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल ने की। कुछ अहम रेफरेंसेस, इंक्वायरीज और इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी इस इजलास में दी गई। आपके सामने वो तमाम तफसीलन रखते हैं कि नैब के आज के होने वाले अहम इजलास में क्या अहम तरीन फैसले हुए। उसके बाद नैब की कारकर्दगी पे बात भी करेंगे और मजमूई तौर पर एक फहरिस्त हमारे हाथ में आई जो प्ली बार्गेन्स और वॉलंटरी रिटर्न्स हुए हैं सूबा सिंध में, उनकी तफसीलात भी आपके सामने रखेंगे। फिर जो नैब के बारे में तासुर है कि नैब डराता है, बिजनेस कम्युनिटी इस वक्त अफ्रेड है, बिजनेस नहीं हो रहा पाकिस्तान में, इस हवाले से भी इस प्रोग्राम में डिटेल में गुफ्तगू होगी। सबसे पहले नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में होने वाले अहम तरीन फैसलों पर रोशनी डालते हैं। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में आज 2 अहम रेफरेंसेस की मंजूरी दी गई। इन 2 अहम रेफरेंसेस में शहबाज शरीफ साहब के दामाद इमरान अली के खिलाफ बदअनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। इमरान अली यूसुफ ने सरकारी जो इल्जाम है कि सरकारी अफसरान की मिली भगत से सरकारी फंड्स में जाती फवायद हासिल किए सरकारी फंड से, और मुल्जिम इमरान अली यूसुफ ने तकरीबन कौमी खजाने को 50 करोड़ रुपए का नुकसान पहुंचाया। सरवर जावेद साबिक रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू कोयटा के खिलाफ भी बदअनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। शहबाज खान मंदोखेल साबिक सीनियर रुकन बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के खिलाफ बदअनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई। सरवर जावेद शहबाज खान मंदोखेल पर सरकारी जमीन दिलशाद अख्तर के नाम अलॉट करने का इल्जाम है और ये सरकारी जमीन जो अलॉट हुई है इससे कौमी खजाने को 6 करोड़ 48 लाख रुपए का नुकसान पहुंचाया गया। और इसी तरह दिलशाद अख्तर जिसके ऊपर नाम पर जमीन अलॉट हुई उसके खिलाफ भी बदअनवानी का रेफरेंस दायर करने की मंजूरी दी गई है। इसी तरह आज नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास जिसकी सदारत चेयरमैन नैब कर रहे थे, उनकी सदारत इजलास में 8 अहम इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी भी दी गई। इन अहम इन्वेस्टिगेशंस के ऊपर अगर रोशनी डालें तो आज नैब इजलास में मुदस्सिर कयूम नेहरा साबिक रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। अजहर कयूम नेहरा रुकन कौमी असम्बली के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। मोहम्मद आसिफ बिलाल साबिक डायरेक्टर फूड पंजाब के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। अहमद शेख डिप्टी डायरेक्टर महकमा खुराक बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। बलूचिस्तान इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट प्रोजेक्ट कोयटा के इंतजामिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। BDA यानी बलोच डेवलपमेंट अथॉरिटी के बलूचिस्तान डेवलपमेंट अथॉरिटी की इंतजामिया हाजी जरीफ हुसैन जई कॉन्ट्रैक्टर जिला मूसा खेल के खिलाफ इन्वेस्टिगेशन की मंजूरी दी गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिला नोशकी के खिलाफ इनकी इंतजामिया के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। इसी तरह DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान DHQ हॉस्पिटल डेरा गाजी खान के अफसरान एहलकारान के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। और मिसेस अब्दुल्ला शुगर मिल्स लिमिटेड दीपालपुर लाहौर के खिलाफ इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। नैब एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत कुछ अहम सियासी रहनुमाओं समेत 15 करीब इंक्वायरीज अप्रूव हुई। आपके सामने इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में आपको बताएं, सामने बताया कि इमरान अली यूसुफ के खिलाफ रेफरेंस की मंजूरी दी गई जो शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं। इंक्वायरीज के अंदर मलिक सैफुल मलूक खोकर रुकन सूबाई असेंबली पंजाब के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह डॉक्टर अब्दुल मालिक साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। सनाउल्लाह जहरी साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अकबर दुरानी साबिक सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट कोयटा, और इसी तरह 4 इंक्वायरियां पब्लिक लिमिटेड कंपनीज पंजाब के चीफ एग्जीक्यूटिव से खिलाफ मंजूर की गई। रहीम ज़ियारतवाल साबिक वजीर महकमा तालीम कोयटा के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। जुमा खान रुकन सूबाई असेंबली बलूचिस्तान के खिलाफ इंक्वायरीज की मंजूरी दी गई। नसीबुल्लाह बाजई साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी बलूचिस्तान हुकूमत बलूचिस्तान के थे, इनके खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। तारिक मुर्तजा मिसेज स्टारटेक ट्रेडर्स के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। महर एजाज अहमद साबिक वजीर डिजास्टर मैनेजमेंट के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। रईस इब्राहिम खलील अहमद साबिक रुकन सूबाई असेंबली के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। रेवेन्यू डिपार्टमेंट लियाकतपुर के एहलकार के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। आरिफ अजीम साबिक चेयरमैन रेलवे के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह मोहसिन रजा मैनेजर गैप को गुजरावाला के खिलाफ यानी गुजरावाला इलेक्ट्रिक पावर कंपनी के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। इसी तरह कवल मिसेस रानी कवल साबिक असिस्टेंट डिप्टी कमिश्नर रेवेन्यू गुजरात के खिलाफ इंक्वायरी की मंजूरी दी गई। अख्तर हुसैन शहनाज कमर के खिलाफ इंक्वायरीज FBR को रेफर करने की मंजूरी दी गई। और मकसूद अहमद एहसन सरवर भट्ट के खिलाफ इंक्वायरीज FBR को रेफर करने की मंजूरी दी गई। एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में कुछ अहम फैसले हुए, कुछ अहम रेफरेंसेज इंक्वायरीज इन्वेस्टिगेशंस को आज मंजूर किया गया। इस अहम तरीन इजलास पर भी और ओवरऑल नैब की मजमूई कारकर्दगी, जिस तरह हमने बताया कि आज नैब ने कहा है कि तकरीबन 700 अरब से ज़्यादा की रिकवरीज नैब कर चुका है। मैं राजा आमिर अब्बास आपको इंट्रोड्यूस कराता हूँ प्रोग्राम में।
आप नैब के प्रोसिक्यूटर भी रहे हैं इस वक्त, उसके अलावा सीनियर कानूनदान भी हैं, गहरी नज़र रखते हैं मुल्क के सियासी और कानूनी और नैब के मामलात पर हमें ज्वाइन कर रहे हैं। जनरल रिटायर्ड अमजद शोएब साहब प्रोग्राम में साथ मौजूद हैं, सीनियर तर्ज़ निगार हैं। दोनों को खुशामदीद कहते हुए राजा आबिद अब्बास साहब, ये जो इजलास हुआ इसमें अहम फैसले दोबारा हुए, रेफरेंसेस, इंक्वायरीज, इन्वेस्टिगेशंस, पूरी फहरिस्त है जो हमने नाज़रीन के सामने रखी है। सर, इन पर केसेस पे आप देखते हैं किस तरह इस ईवीएम इजलास की इसकी अहमियत कितनी होती है, और इससे कबल जो रेफरेंसेस होते हैं वो मंतकी अंजाम पर पहुंचते हैं नहीं पहुंचते, ये बड़ा अहम सवाल उठता है, लोग उठाते हैं। राजा मेरे पास है। देखिए सफियान, ये जो आज आपने केसेस गिनवाए हैं, आज लग रहा है नैब का रुख ज्यादा बलोचिस्तान की तरफ था, क्योंकि इसमें मेजॉरिटी बलोचिस्तान के केसेस की नजर आ रहे हैं, और ये काफी सीनियर इसमें ब्यूरोक्रेट्स भी हैं, पॉलिटिशियंस भी हैं, 2 साबका वज़रा आला भी हैं, और उसके अलावा मिनिस्टर्स वगैरह हैं। तो लग तो ऐसे रहा है कि जनाब ये केसेस जो उनसे हैं इनमें सब्सटेंस जरूर नैब के पास होगा, क्योंकि एलिगेशंस अरबों रुपए के जो फंड्स जाते हैं बलूचिस्तान को, अल्टीमेटली हम देखते हैं कि वहां पे गुर्बत वैसी की वैसी है, रोड्स का इंफ्रास्ट्रक्चर वैसे का वैसा ही है, डेवलपमेंट वहां पे होती नहीं। तो ये जो अरबों का यहाँ से इनको मिलता है पैसा, ये जाता कहाँ है? वही रेसानी हमें याद आ रहा था कि जिसके घर से और तहखाने से अरबों रुपए निकले। तो ये एक पॉजिटिव चीज है। अब इस चीज को लेके नैब को चाहिए, क्योंकि एक तो बिल्कुल पॉलिटिकल केसेस हैं, शहबाज शरीफ तो ये तो वो तो अपनी जगह साइड पे, लेकिन इन केसेस में अगर मेहनत की जाए तो इनको काफी रिकॉर्ड मिल जाएगा, काफी चीजें मिल जाएंगी, और उसके बाद इनके अगर रेफरेंसेस स्ट्रॉन्ग जमा करा देते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो बलूचिस्तान की केसेस हैं, मेरा तजर्बा है कि वहां से रिकवरीज भी इनको होंगी, प्ली बारगेन्स भी होंगी, और ये एक पॉजिटिव नैब कर रही है। लेकिन बात थोड़ी सी मसला आ रहा है कि इन्वेस्टिगेशन की स्टेज के बाद प्रोसिक्यूशन की जो स्टेज होती है, इन दोनों स्टेजेस में अब भी हम देख रहे हैं कि नैब ने 3 साल गुजर चुके हैं, सुप्रीम कोर्ट कहती रही है, हर शख्स कह रहा है, हाई कोर्ट्स कह रहे हैं, लेकिन वहां पे कोई उन्होंने ना अपॉइंटमेंट्स की हैं, ना कोई अच्छे प्रोसिक्यूटर्स लाए हैं, ना कोई नए इन्वेस्टिगेटर्स हैं। तो ये एक सवालिया निशान जरूर नैब की परफॉर्मेंस पे रहेगा। सही। राजा साहब, आपने ये कहा कि यहाँ से आपको लगता है कि रिकवरीज के चांसेस ज्यादा हैं, वजह क्या है कि बलूचिस्तान से जो रिकवरीज हुई हैं, जिस तरह फंड्स वहां गए, वहां से ज्यादा चांसेस आपको क्यों लग रहे हैं कि रिकवरीज भी हो सकती हैं? देखिए, रिकवरीज इसलिए हो सकती हैं कि बलूचिस्तान में एक जो नेचुरल ट्रेंड है कि वो लोग अदालतों को फेस नहीं करना चाहते, और जो ब्यूरोक्रेट्स होते हैं उनका ये है कि अगर वो इंक्वायरी की स्टेज पे पैसे दे दें, तो ऑल दो के इंक्वायरी की स्टेज पे सुप्रीम कोर्ट ने रोका हुआ है, तो वो प्रेफर करते हैं कि अब हम इस स्टेज पे सालों साल जेल में रहने से बेहतर है कि ये रिकवरीज हो जाएं, और वहां पे जो फंड्स हैं या जो ठेकेदार इन्होंने साथ मिलाए हैं, वो ठेकेदार जरूर किसी न किसी तरीके से ला के वो पैसा रिकवर करा देते हैं। भले से उस ऑफिसर का या ब्यूरोक्रेट का नाम पीछे हो जाता है, लेकिन सम हाउ द अदर रिकवरीज के काफी उम्मीद है बलूचिस्तान से। सही है जनरल साहब, क्योंकि डिफेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी बलूचिस्तान की एक अपनी अहमियत है, लेकिन क्योंकि आज जो इंक्वायरीज स्पेसिफिकली अप्रूव हुई हैं उसमें साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान हैं, उसमें 2 साबिक वज़ीर-ए-आला बलूचिस्तान के नाम शामिल हैं, साबिक सेक्रेटरी होम डिपार्टमेंट का नाम शामिल है, साबिक वज़ीर महकमा तालीम कोयटा का नाम शामिल है, साबिक इस वक्त रुकन सूबाई असम्बली बलूचिस्तान जुमा खान साहब का नाम शामिल है, साबिक एडिशनल चीफ सेक्रेटरी हुकूमत बलूचिस्तान का नाम शामिल है। मैं आपसे पूछूंगा जनरल साहब, कितनी अहमियत है आज की इस एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग की? आफ्टर दिस वेरी शॉर्ट ब्रेक हमारे साथ रहेगा नाज़रीन। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने हम आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में होने वाले अहम फैसलों की तफसीलात रख रहे हैं। जो 2 अहम रेफरेंसेस अप्रूव हुए हैं, 15 के करीब इंक्वायरीज अप्रूव हुई हैं, 8 इन्वेस्टिगेशंस आज चेयरमैन नैब की ज़ेर सदारत होने वाले इजलास में अहम फैसले हुए हैं। जनाब शोएब साहब, जो इन इंक्वायरीज के अंदर जो हमने देखा ज्यादातर टिल्ट है वो टूर्सान है, जो BDA के एम्प्लॉइज हैं, वहां पे महकमा तालीम के एम्प्लॉइज हैं, 2 साबिक वज़ीर बलूचिस्तान हैं। आप किस नजर से देखते हैं आज की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग को जनरल साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, बलूचिस्तान जो है ये तवज्जो तलब है, वहां पे तवज्जो जरूर देनी चाहिए,
मेरा अपना जाती तजर्बा है, मैं बलूचिस्तान में जीओसी रहा हूँ, वहाँ करप्शन बहुत ज़्यादा है और यही वजह है कि पैसा हुकूमत पाकिस्तान मुख्तस करे भी, तो वो आवाम के लिए इस्तेमाल नहीं होता। वहाँ पे जो डेवलपमेंट वर्क्स हैं, उनकी क्वालिटी या उनको पूरी तरह इस्तेमाल नहीं वहाँ किया जाता, जिसकी वजह से दूर-दराज इलाके जहाँ कोई जाके चेक नहीं करता, वहाँ पे डेवलपमेंट वर्क्स जो हैं वो उसी तरह ही हैं, वो हो नहीं सके और गुर्बत भी फिर उसी तरह है। तो ये वो चीज़ें हैं जो कि मैं समझता हूँ कि सबको ये गौर करना होगा कि एक इतना अहम इलाका वहाँ एहसास महरूमी लोगों में है, तो वो एहसास महरूमी जो किसका पैदा करता है? अगर वो यही लोग हैं या ये हमारे पार्लियामेंटेरियन हों या वहाँ पे जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो हों, तो फिर उनका कुछ ना कुछ तो करना चाहिए क्योंकि बिलाखिर पैसा तो लग रहा है। तो ये एक बहुत बड़ा इशू है। मेरा ख्याल है कि यहाँ पे इससे भी ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है बलूचिस्तान के मामलात में और अगर ये इंक्वायरियाँ ऑर्डर हुई हैं तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन ये नाकाफ़ी है क्योंकि जो कुछ मैंने वहाँ देखा हुआ है, वो इससे कहीं ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। वो ये नहीं है कि 1-2 लोग मुलव्वस हैं उसमें, उसमें बहुत ज़्यादा ये इस तरह की कार्रवाइयाँ होती हैं और काफ़ी ज़्यादा करप्शन है वहाँ। सही है। लेकिन जो नैब ने कार्रवाइयां की हैं अब तक जनरल मिश्रा साहब के, और सवाल इस पे उठता है जिस तरह अभी राजा आमिर साहब कह रहे थे कि प्रोसिक्यूशन टीम को बहुत स्ट्रॉन्ग करने की जरूरत है, आपको लगता है इसमें वीकनेस है कहीं यहाँ पर? क्योंकि जिस पैमाने पर इन्वेस्टिगेशन इंक्वायरीज अप्रूव हो रही हैं, क्या उसी लेवल के ऊपर ये मंतकी अंजाम तक पहुंच रही हैं जनरल साहब? देखिए, ये पूरे सिस्टम में खराबियां हैं, पूरा सिस्टम कमजोर है। पहली बात तो ये कि आज दिन तक ये कहीं अंदाजा नहीं हो सका कि इन महकमों में जो लोग बैठे हुए हैं क्या वो मेरिट के ऊपर आए थे, क्योंकि मुझे ही पता है बाज लोगों का जो प्योरली अपनी पॉलिटिकल एफिलिएशन की वजह से वहां पहुंचे। अब अगर आप एक आदमी को लगवाते हैं वहां पे कि आपके केसेस वो लुक आफ्टर करे, तो वो आपको वहां पे हेल्प करेगा। मेरे नॉलेज में है बाज लोगों के जो मेगा करप्ट लोग हैं उनमें से बाज के पेपर्स वहां से गायब हो चुके हैं। बाज लोगों की इंक्वायरीज हुई, लेकिन इंक्वायरीज में कोई ना कोई जानबूझ के खराबी छोड़ी गई जो दूसरे को बता दी जाती है कि ये एक्सप्लॉइट कर लो। फिर आपने रेफरेंसेस भी देखे, रेफरेंसेस भी कमजोर, केस किसी और डायरेक्शन में चला। इवन मियां नवाज शरीफ साहब वाला जो केस था वो जीआईटी ने तो बड़ा ठीक ठाक बना के दिया था, जब नैब के पास आया तो वो किसी और डायरेक्शन में चलना शुरू हो गया। वहां पे नैब को जज साहब ने नचाना शुरू कर दिया कि आप करप्शन साबित करें, हालांकि वो केस करप्शन साबित करने का नहीं था, वो मनी ट्रेल देने का था। तो यहाँ पे तो ये खराबियां हैं। और फिर वकील, आप सोचिए कि सुप्रीम कोर्ट में नैब का वकील खड़ा होके वहां उन्होंने पूछा कुछ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, तो उसने कहा जी ये गूगल करके देख लें। आप इमेजिन करें कि नैब का वकील जो कागजात में चीजें दी हुई हैं वो दूसरों को कह रहा है कि आप गूगल करके देख लें। ये जवाब नहीं है। तो आप अगर इसको इस तरह ले लें कि करप्ट आदमी के पास पैसा बहुत है, वो एक बड़ा वकील करके आता है जिससे वो कुछ करोड़ रुपया देता है, और नैब के पास एक वकील है जो कि 2-2.5 लाख रुपया ले रहा है, और आपने एक केस पकड़ा दिया जिसमें 1500-1600 पेजेस हैं, तो वो 2-2.5 लाख रुपए वाला जो है वो 1500-1600 पेजेस को पढ़ेगा, वो केस को तैयार, उसको तो पता ही नहीं होगा कि इसमें है क्या। लेकिन एक चैम्बर जिसमें के 5-6 करोड़ रुपया लिया है इस केस का डिफेंडर से, वो अपनी एक टीम लगाता है, लगा के वो सारा उसमें से निकाल के उसको तैयारी करा के देते हैं। तो वो बड़ा फर्क पड़ जाता है वहां पे, प्रोसिक्यूशन की तरफ से बड़ा कमजोर होता है। और अगर पैसों का इतना ज्यादा फर्क हो तो कई जगहों पे ये भी पॉसिबल होगा कि एक वकील सोचे कि मैं 2-2.5 लाख रुपए में धक्के खा रहा हूं, ये सामने 5 करोड़ रुपया लेके आया है, तो मुझे अगर ये कुछ देते हैं तो मैं चुप कर जाता हूं। तो बात यह है कि इसमें खराबियां, कमजोरियां बहुत हैं, जिसकी वजह से फिर अदालतों का आप देख लीजिए। अदालतें हैं वो, यानी अगर आपने उसकी देखें, प्रोग्रेस देखें केस की, वो इतनी स्लो है। यानी किसी को कन्विक्शन तो बड़ी दूर की बात है, अगर उसको चार्ज ही आपने उसके ऊपर लगाना है तो वो भी अपनी मर्जी से चल रही हैं चीजें, वो नहीं, जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं वो नहीं करते। अपोजिशन बार-बार हुकूमत सबसे बड़ी खराबी जो ऊपर से आई है, जी जी, एक सेकंड में ये बात मुकम्मल कर दूं, जो सबसे बड़ी खराबी जो ऊपर से चली वो ये है कि करप्शन जहां हुई है वो हुक्मरान, पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस वाले लोग हैं और उन्होंने की भी मेगा है। पैसा जब बेतहाशा होता है और इन्फ्लुएंस भी आपके पास हो, फिर आप रियासत से ज्यादा मजबूत हैं, रियासत कमजोर नजर आती है। रियासत का कोई भी अदारा आपके सामने नहीं ठहर सकता, आप उसको खरीद भी सकते हैं, आप उनको चाहें तो बाद में धमकी दे के उनको, आप पुलिस आपके पास है, गवाहों को गायब करा दें, जो जी चाहे। ये सिस्टम सारा ही
करप्ट मेगा करप्ट आदमी के लिए एक जन्नत है, उसको मदद करता है और करप्शन खत्म करने के लिए ये नाकाफी है। एग्जैक्टली जो अभी तरामीम आई थी राजा आमिर अब्बास साहब जो अपोजिशन की तरफ से पेश की गई थी, उसमें जैसे मिसाल के तौर पे था कि मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस पे नैब का इख्तियार खत्म कर दिया जाए, बैंक डिफॉल्ट केसेस पे नैब का इख्तियार खत्म कर दिया जाए, 1 अरब से जायद की करप्शन सिर्फ जो हो उस केसेस में नैब आए, इस पर इख्तियारात के जो नाजायज इस्तेमाल के केसेस है मिसयूज अथॉरिटी के, उस कानून में नरमी लेकर आई जाए, जो नए ऑर्डिनेंस है उसका इतलाक 1999 के बाद से किया जाए। इसी तरह जो पॉलिसी साज इदारे हैं जैसे LNG केस है या आपका नारोवाल स्पोर्ट्स सिटी केस है, उनके फैसलों पर से नैब का इख्तियार खत्म कर दिया जाए। तो आपको लगता है राजा साहब ये तमाम दीज वर टिल्टेड टुवर्ड्स द ऑपोजिशन के उनको बचाने के लिए था, जैसे मनी लॉन्ड्रिंग चौधरी शुगर मिल्स के लिए था, 1 अरब से कम केस जो है वो तोशा खान रेफरेंस केस है, इसी तरह इख्तियारात के गलत इस्तेमाल में चोलिस्तान का गैर कानूनी अलॉटमेंट केस है शहबाज शरीफ साहब के खिलाफ के ऊपर। तो ये पूरा एक मुहिम थी अपोजिशन की नैब को खत्म करने की राजा साहब। तो सुफियान, बड़ी ये एक सिंपल सी बात है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि अपोजिशन को हम देख लेते हैं कौन सी अपोजिशन, लीडर ऑफ द अपोजिशन कौन है, शहबाज शरीफ साहब, वो करप्शन में जेल के अंदर हैं। 2 बड़ी पार्टीज हैं, एक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, एक मुस्लिम लीग नून है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के आप चेयरमैन, को चेयरमैन, उसके बाद उनके जो हाउस के थे खुर्शीद शाह, उसके बाद मांडीवाला, उसके बाद जितनों के आप नाम लेते जाएं वो सब के सब करप्शन के केसेस में हैं। मुस्लिम लीग नून की तरफ आ जाएं तो यहाँ पे शाहिद खाकान अब्बासी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर, मियां नवाज शरीफ 3 दफा का वजीर आजम, शहबाज शरीफ, उसकी इंटायर फैमिली, मरियम, तो ये वो अपोजिशन थी कि जो ये अमेंडमेंट्स लेके आई थी। और ये अमेंडमेंट्स वही थी कि नैब को आपने खत्म करके एक लाइसेंस देना है कि इस मुल्क में करप्शन जो उनसी है वो एक जायज चीज है, और उसमें आपने अदालतों में भी कह देना है कि जी हमारा जो कानून साजी है, बड़े अफसोस से कहना पड़ता है कि ये असेंबलियों का स्टैंडर्ड रह गया है कि जहां उन्होंने कानून साजी करनी है और वो कानून साजी पर्सनल स्पेसिफिक होती है, पर्सन स्पेसिफिक होती है कि अपनी जात के लिए कानून बना देते हैं। हमारे लिए, आपके लिए, गरीब आवाम के लिए ना कोई पॉलिसी आती है, ना कोई कानून साजी होती है। और फिर आप देखिए कि जी नैब, अब नैब ये जो नीचे ब्यूरोक्रेट्स को तो हाथ डाल रहा है, क्या वजह है कि नैब सोई हुई थी कि उसको इसहाक डार नजर नहीं आया कि जिसने अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा के इस मुल्क से चला गया? क्या वजह है कि शाहिद खाकान अब्बासी की जमानत हो जाती है? क्या वजह है कि बाकी लोगों के ये जो बड़े बड़े मेगा केसेस हैं, जब तक मेगा केसेस में रिजल्ट्स नहीं आएंगे नीचे से करप्शन खत्म नहीं होगी। आप टांगिए इनको और इनको सजाएं दें, इनके रेफरेंस सही बनाइए। सफियान, यकीन करें कि ये तमाम जो नीचे के लेवल की करप्शंस हैं ये खत्म होगी। हम देखते हैं LNG का स्कैंडल आ रहा है, हम देखते हैं शुगर का स्कैंडल आ रहा है, हम देखते हैं माफियाज का, लैंड ग्रैबर्स का, लेकिन ऑप्टिक्स के बाद हमें रिजल्ट भी नजर आए। क्या हुआ इन चीजों के बारे में, कैसे प्राइसेस, क्या हुआ पावर हमारे सेक्टर में जहां पे एक LNG खरीदी गई। तो ये वो चीजें हैं कि आप एक 9 करोड़ या 8 करोड़ के नुकसान को पकड़े हैं, एक 12 करोड़ के नुकसान को पकड़े हैं, लेकिन जहां पे खरबों के नुकसान करने वाले आजाद घूम रहे हैं, दंदनाते फिर रहे हैं, टीवियों पे इंटरव्यू आ रहे हैं, कवरेज आ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में आप एहतसाब को एक मिजाक तो बना देंगे या फिर एक गरीब आदमी के सर पे तलवार लटका देंगे, लेकिन माफियाज अगर ओपन रहेंगे तो फिर वो चेयरमैन भी लगवाएंगे, फिर वो प्रोसिक्यूटर जनरल भी लगवाएंगे, फिर वो जजेस भी लगवाएंगे। आपने देखा कि वो जज का क्या हाल हुआ था जो जिनकी अभी फौत हो गई हैं। तो ऐसी सूरत हाल में एहतसाब मुमकिन ही नहीं है। एग्जैक्टली। और इस ब्रेक के बाद नाज़रीन बड़ी बात अहम की राजा मेरे पास साहब ने एक फहरिस्त है हमारे पास, वो ब्यूरोक्रेट्स इसमें शामिल हैं, सूबा सिंध के सिविल सर्वेंट्स हैं जिन्होंने VR यानी वॉलंटरी रिटर्न की, रजाकाराना तौर पर रकम वापस की नैब को, लेकिन इसके बावजूद ओहदों पर बराजमान रहे, उसके बावजूद ओहदों पर तरक्कियां भी पाती रही। ये फायदा क्या है ऐसे एहतसाब का जब डिपार्टमेंटल एक्शन उनके खिलाफ नहीं हुआ? ये अहम सवाल भी उठाएंगे इस ब्रेक के बाद और बिजनेस कम्युनिटी की राय भी जानेंगे हमारे साथ।
वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और बेनकाब में आपके सामने आज होने वाले नैब के एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास की तफसीलात रख रहे हैं। उसके साथ साथ ये सवाल भी हम उठा रहे हैं कि आगे नैब को इस एहतसाब के खिलाफ जो नैब जिस अज़म के साथ बढ़ रहा है, और आज भी नैब ने बताया कि तकरीबन 716 अरब रुपए 700 अरब रुपए से ज़्यादा की रिकवरीज नैब कर चुका है, लेकिन यहाँ से आगे बढ़ने के लिए किस स्ट्रैटेजी को अपनाना होगा, इसको डिस्कस करने से कबल आपके सामने एक फहरिस्त रखते हैं। ये फहरिस्त है सूबा सिंध में उन सिविल जिन्होंने वॉलंटरी रिटर्न किया, यानी इस पर करप्शन साबित हुई इनके खिलाफ, या इन्होंने रजाकाराना तौर पर जो रकम लूटी हुई थी उसको वापस किया और इसके बावजूद ओहदों पर बराजमान रहा है। ये फहरिस्त खुद सिंध हुकूमत ने सिंध हाईकोर्ट में जमा कराई है, और इस फहरिस्त में तकरीबन 500 लोग शामिल हैं, जिसमें तकरीबन 93 जो 93 टॉप सिविल सर्वेंट्स हैं उनकी तफसीलात और फहरिस्त जो है आपके सामने हम स्क्रीन पर रखते हैं। इसमें ब्यूरोक्रेसी में मौजूद तकरीबन 93 अफसरान शामिल हैं जिन्होंने प्ली बार्गेन और रकम की रजाकाराना वापसी वाले अफसरान जो है मुख्तलिफ महकमों से ताल्लुक़ रखते हैं। रजाकाराना वापस करने वाले अफसरान में सेक्रेटरी फाइनेंस शामिल हैं, सोहेल बचानी साहब शामिल हैं। मैं नाम आपको बताता चाहता हूँ, जिसे 20 ग्रेड के अफसर हैं सैयद हसन नकवी साहब, जिन्होंने 12 मिलियन रुपए से जायद की रकम नैब को वापस की। इसी तरह ग्रेड 20 के सोहेल बचानी है, जिन पे आरबीओडी में करप्शन का केस था, इन्होंने वीआर किया, ये इस फहरिस्त में शामिल हैं। ग्रेड 20 के इरिगेशन चीफ इंजीनियर सक्कत सैयद सरदार अली शाह इसमें शामिल हैं, जो पैसे वापस करने के बावजूद तरक्की पा रहे हैं। ग्रेड 19 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर एलबीओडी जहूर अहमद मेमन भी रजाकाराना रकम वापस किया और उसके बावजूद अपना ओहदा एंजॉय कर रहे हैं। गुलाम मुश्तबा धामरा, हबीबुर रहमान शेख, सैयद जाहिद हुसैन शाह, कादिर बश रिंद। नैब से प्ली बार्गेन करने वाले अफसरान में ग्रेड 17, 18 और 19 के भी जो अफसरान हैं, इसके अलावा निचले ग्रेड्स के अफसरान भी शामिल हैं। प्ली बार्गेन करने वालों में सरे फहरिस्त जो इस वक्त 19 ग्रेड पे हैं, साबिक डिप्टी कमिश्नर टंडू अलायर सैयद मेहंदी शाह शामिल हैं। ग्रेड 18 के सेक्रेटरी एलडीए शाहनवाज खान, डिस्ट्रिक्ट ठट्टा के फंड्स में उन्होंने करप्शन की थी, उनका नाम शामिल है। सलीम बलोच डिप्टी सेक्रेटरी लेबर एंड ह्यूमन रिसोर्स डीसी जामशुरो की हैसियत से इन्होंने करप्शन की, इनका नाम शामिल है। ग्रेड 18 के दीगर अफसरान में गुलाम महमूद कुरेजो, मोहम्मद महबूब, एहसान अली जमाली, आसिफ रहीम शामिल हैं। इसके अलावा बशीर अली जुमानी, हैदर अली ख्वाजा, गुलाम अकबर अली लाशारी, हुजूर बख्श, अब्दुल वाहिद, और ग्रेड 17 के अफसरान में अमानुल्लाह कुरैशी, अख्तर हुसैन तालपुर और अब्दुल जब्बार अब्बासी, अब्दुल सत्तार खोसो शामिल हैं। राजा मेरे अब्बास साहब, ये तो दिस इज वेरी इंटरेस्टिंग। राजा मेरे अब्बास साहब, अब एक आदमी करप्शन करता है, रकम वापस करता है और नैब केस भी बनाती है। वीआर तो शुरू में खत्म हो गया जब उसने पैसे वापस कर दिए रेफरेंस से पहले ही, और देन ही एंजॉयज द पोजीशन और प्रमोशंस भी लेता है। तो ऐसे फिर कैसे आगे मामला बढ़ेगा राजा साहब? देखिए, ऐसे मामला ऐसे आगे बढ़ेगा कि ये लोग जब 19 मिलियन या 20 मिलियन वापस करके दोबारा सीट पे जाते हैं तो फिर इनका टारगेट अब 20 मिलियन नहीं 200 मिलियन होता है कि हमने आगे जाके 20 मिलियन तो इनको दोबारा से दे देंगे। ये इंतहाई अफसोस की बात है कि सिंध गवर्नमेंट में जो डिपार्टमेंट्स हैं, हमारे जो सर्विसेज के रूल्स एंड रेगुलेशन हैं, और कि वो ये कहते हैं कि एक शख्स अगर एडमिट कर लेता है रिटर्न का मतलब ये है कि आपने अपना गिल्ट एडमिट किया, आपने अपनी करप्शन एडमिट की, तो उसके खिलाफ एफिशिएंसी और डिसिप्लिन के रूल्स मौजूद हैं। क्यों नहीं उनको मुलाजमत से फारिग किया जाता? बात यही है कि जनाब, जिस तरीके से बाकी जगहों पे सब सिलसिला चल रहा है, लोगों ने आंखें बंद की हुई हैं, करप्शन को नॉर्म ऑफ द डे समझा हुआ है, उसी अंदाज में ये भी सुप्रीम कोर्ट के कहने पे इनिशिएट हुआ था कि जनाब ये ऑफिसर्स कैसे, मैं तो समझता हूं इन ऑफिसर्स को फौरन सस्पेंड करके इनके खिलाफ डिपार्टमेंटल इंक्वायरीज होनी चाहिए, और इस लाइसेंस को कि जनाब आप पैसे जमा कराओ, दोबारा आ जाओ उसी पोस्ट पे, इतने पैसे तो ये एक एक पोस्टिंग के दे देते हैं जितने इन्होंने नैब को दे दिए हैं। तो वो बात वही है, जनरल साहब जैसे कह रहे हैं कि ये करप्शन इस अंदाज में तमाम महकमों में आ चुकी है, रस बस चुकी है कि इसको ख़त्म करने के लिए सिर्फ एक नैब काफ़ी नहीं, हमारी सुप्रीम कोर्ट, हमारे दीगर अदारे, हमारे बैंक्स, FIA, इन तमाम को जब तक मुकम्मल तरीके से इख्तियारात नहीं होंगे और एक्शन नहीं लेंगे। आपने देख लिया कि जनाब बात ये होती है कि सिंध के वो एक सिंध बोर्ड के वो कौन सा था वो जिसका 3-3, 7-7 मरले का एक वॉशरूम था, क्या हुआ उसके बाद? 2 दिन तो टीवी पे वो आया कि जनाब ये देखिए एक सरकारी अफसर ने किस आलीशान के महल बनाए, उसके बाद क्या हुआ? तो इन चीजों को अच्छी बात यह है कि आपके प्रोग्राम के तवसत से आप इसको फॉलो करते हैं, लेकिन इसके साथ साथ अब हमारी मीडिया को चाहिए कि ऐसे लोगों को और ऐसी चीजों को फोकस करें, ना कि हम ज्यादा लगे हुए हैं पॉलिटिकल उस चीज में। करप्शन खत्म होगी, इस मुल्क का सिस्टम दुरुस्त होगा तो आपकी हमारी जनरेशन्स तरक्की पाएंगी। नहीं तो यकीन करें
क्योंकि आने वाली नस्लों के लिए स्कोप बड़ा लिमिटेड हो जाएगा कि अगर इसको हमने इस अंदाज में खुला छोड़ दिया और इसका कोई सद्देबाब ना किया। एग्जैक्टली और मैं ये तासुर जो जनरल अमजद साहब है कि इस पर एक तो इस पर भी कमेंट कीजिएगा, फिर ये तासुर है कि हैरेस करता है नैब या बिजनेस कम्युनिटी बिजनेस नहीं कर पा रही, बहुत से सियासतदान कहते हैं। इस हवाले से एक मुलाकात हुई थी चेयरमैन नैब की रिसेंटली बिजनेस कम्युनिटी के साथ, तो उसमें क्या कहा बिजनेस कम्युनिटी ने, जिसमें लीडिंग सनतकार हैं, FPCI का वफ्द है, इंडस्ट्रियलिस्ट हैं। लेट्स हियर दिस आल्सो। जनरल साहब से पूछते हैं कि ये तासुर गलत है या सही है। लेट्स हियर दिस। इस अंदाज में उन्होंने हमारी बातें सुनी, जो हमारे जहनों में जो बात थी वो आज ख़त्म हो गई है कि नहीं, नैब जो काम कर रही है वो मुल्क के लिए कर रही है और बड़ा ज़रूरी है मुल्क की प्रोग्रेस के लिए। चेयरमैन साहब ने बहुत अच्छे अंदाज में मसाइल को सुना और बर वक्त उन्होंने अहकामात जारी किए। एक तासुर यहाँ से हम लेके जा रहे हैं वो बहुत पॉजिटिव है। हम पाकिस्तान की बिजनेस कम्युनिटी को ये पैगाम देना चाहते हैं कि नैब का जो ऑफिस है उसमें बिजनेस कम्युनिटी के लिए कोई खौफ की फिजा नहीं है, कोई खौफ की फिजा नहीं है। जनरल साहब कहते हैं मईशत नहीं चल पा रही नैब की वजह से, जो इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, एक्सपोर्टर्स हैं, वो तो मिल रहे हैं चेयरमैन नैब से और कह रहे हैं ऐसा कुछ भी नहीं है और ये कोई खौफ की फिजा नहीं है, मिल रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं, नैब का दफ्तर खुला है बिजनेस कम्युनिटी के लिए हमारे। तो ये तासुर क्यों बनाया जाता है फिर? देखिए, बात यह है कि तासुर बनाने से आप अपनी जात के लिए फायदा उठाना चाह रहे हैं। अभी मसलन आप देख लीजिए कि सेनेट के डिप्टी चेयरमैन का केस है, उन्होंने उसको नैब को डिफेंस पर डाल दिया क्योंकि वो खुद एक इख्तियार में बैठे हुए हैं, वो डिप्टी चेयरमैन है सेनेट के, वो उल्टा नैब के ऊपर मुकदमा शुरू हो गया। यानी इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास चेयरमैन, डिप्टी चेयरमैन या कोई इस तरह का ओहदा वहां पे हो तो फिर नैब आपके नजदीक नहीं आ सकता। ये एक इशू है बहुत बड़ा कि कानून हमारे मुल्क में सबके लिए एक जैसा नहीं है। ये बदकिस्मती कि जिन लोगों के पास इन्फ्लुएंस है, जिनके पास पैसा बहुत है, वो उसका इस्तेमाल करते हैं और सिस्टम उनके आगे घुटने टेक देता है। अब ये अगर आप सोचिए कि अगर सेनेट इसको ले ले अपनी इज्जत का मसला बना के और सारे लोग खड़े हो जाएं मांडीवाला के साहब के साथ, तो आप सोचिए कि नैब के चेयरमैन का क्या बनेगा? वो आइंदा हाथ लगाएगा किसी में, इनमें से किसी को? सो यही लोग हैं जिनके बिजनेस भी हैं, बिजनेस बड़े बड़े बिजनेस। आप पहले ही देख लें कि ये हुकूमत भी बात जगहों पे कॉम्प्रोमाइजेस कर गई सिर्फ इस वजह से कि इनके पास इकोनॉमी को मुंजमद करने का जरिया इनके पास है। इन्होंने ऐसा जिच किया कि आप देखिए इंडस्ट्रियलिस्ट जो हैं उनको एक छूट देनी पड़ी, हुकूमत को कहना पड़ा कि जी इंडस्ट्रीज के केसेस जो है वो FBR में जाएंगे, नैब नहीं करेगा। इसी तरह ब्यूरोक्रेट्स ने बड़ा जिच किया तो ब्यूरोक्रेट्स को भी एक यही यकीन दहानी कराई गई। तो ये तो सारा मसला यही है कि हुकूमत को ब्लैकमेल किया जा सकता है, सिस्टम को आप बिल्कुल मुंजमद कर सकते हैं। नतीजा ये है कि ये ले दे कि वो जिसका कहते हैं कि हमने 700 बिलियन रिकवर किया, वो छोटे मोटे बेचारे लोग होंगे जिनको को पकड़ा गया, उससे वसूली पानी। ये जो इन्फ्लुएंशियल लोग हैं इनका तो बहुत मुश्किल है, कुछ भी नहीं इनसे किसने रिकवरी की है। आप पहले बात कर रहे थे प्ली बार्गेन की। प्ली बार्गेन जो है वो सिर्फ पैसा आप वापस करते हैं तो जेल नहीं जाते, बाकी तो कन्विक्शन है। वो ये VR के बताएंगे एक्चुअली तो ये एक तरह की कंडीशन है, क्योंकि आपने खुद मान लिया, तस्लीम कर लिया कि मैंने ये जुर्म किया है, तो उसके बदले में आपने पैसे देके अपनी जेल जो आपको हो सकती थी उस तस्लीम करने के बाद वो रुक गई। लेकिन ये तो नहीं है कि आप मुजरिम नहीं है, मुजरिम तो थे आप। नतीजा ये है कि आपको वो आप दोबारा वो अपने जॉब पे या जो भी चीज है उस पर नहीं जा सकते कि आप तरक्की करते रहें साथ साथ। वो कन्विक्शन है प्रॉपर, और ये नैब के रूल कहते हैं। लेकिन मुश्किल यही है कि जिनके पास इन्फ्लुएंस और फिर उनको पॉलिटिकल बैकिंग है। ये जो तरक्कियां पा रहे थे सिंध में, क्या ये चीफ मिनिस्टर सिंध की मर्जी के बगैर है? वो इसमें शामिल हो गया लाजमन। तो ये एक सारा जो नेटवर्क के तौर पे ये चीजें ऑपरेट करती हैं। करप्ट माफिया है, माफिया करप्शन वाले लोग जो हैं ये माफिया की शक्ल में ऑपरेट करते हैं। इनको बड़ा हाथ डालना बड़ा मुश्किल है। और मेरा नहीं ख्याल कि नैब अपने 3 साल ये चेयरमैन पूरे करके तो मेगा करप्शन के केसेस में से किसी का जो केस जो है वो उसको पाया तकमील तक पहुंचा के जा सकेंगे, बहुत मुश्किल। और राजा आप क्या समझते हैं, क्योंकि जिस तरह से घेरा तंग किया जाता है, बार बार कभी किरदार कशी की जाती है, कभी कुछ किया जाता है चेयरमैन नैब का, और अब सेनेट के पीछे एक सेनेटर लग चुके हैं, और ये जो केसेस है वो खुल रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता, जो तफसीलात सामने आ रही हैं हमारे सामने, बिजनेस कम्युनिटी कह रही है हमें तो हैरेस नहीं कर रहा नैब। तो इस सूरत हाल में आपको क्या फ्यूचर आउटलुक क्या नजर आता है और किस तरह से सामना करना चाहिए इन सारी सियासी जो इस वक्त पुष्पनाई के साथ तहरीक चल रही है इसका? देखिए सुफियान, बिजनेस कम्युनिटी की भी 2 कैटेगरीज हैं।
एक आपको गुजरांवाला का, लाहौर का, सियालकोट का इंडस्ट्रियलिस्ट मिलेगा, एक्सपोर्टर मिलेगा, एक छोटी वो अपनी फैसलाबाद में टेक्सटाइल्स चला रहे हैं, उनका कोई इशू नहीं है, उनको नैब कुछ नहीं कहेगा, आपने कभी सुना भी नहीं होगा। लेकिन एक बिजनेस कम्युनिटी है जिसको हम कहते हैं इकबाल ज़ैड अहमद, एक बिजनेस कम्युनिटी है मियां मंशा, एक बिजनेस कम्युनिटी है मलिक रियाज, एक बिजनेस कम्युनिटी है शुगर मिल माफियाज, एक बिजनेस कम्युनिटी है जो आपकी पेट्रोलियम और गैस की है। ये वो लोग हैं कि जो फिर प्रेशर डालते हैं, ये वो लोग हैं कि जब तक नैब इनको नहीं पकड़ेगा, नैब की कारकर्दगी के आगे देखने की जरूरत ही नहीं। नैब अभी तो क्या कहता है, वो मरियम बीबी पिछली दफा इन्होंने बुलाया, उसने पत्थर मारे, उसके बाद नैब खामोश हो गया। फजलुर रहमान ने धमकियां लगाई, अब नैब की समझ नहीं आ रही। इसी तरीके से बात मेरा तो प्रिंसिपली ये है कि जब तक इन लोगों को ये 8, 10, 20, 25 लोग आप नहीं नैब कुछ करेगी, आई फील के नैब की परफॉर्मेंस बहुत बिलो होगी और वो फिर अवाम यही कहेगी, फिर वकला यही कहेंगे कि जनाब इस मुल्क में एक नहीं 2 कवानीन हैं, एक नहीं 2 नैब हैं, एक नैब तहसीलदार के लिए है, डीसी के लिए है, और एक नैब है इन बड़े बड़ों के लिए कि जिनको फैसिलिटेट कर। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं बेनकाब। बेनकाब में आज आपके सामने तफसीलन रखा कि नैब के आज एग्जीक्यूटिव बोर्ड इजलास में, जिसकी जेर सदारत हुआ चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल के, बताया गया कि किस तरह नैब ने तकरीबन 700 अरब रुपए से ज्यादा की रिकवरीज की हैं। आज होने वाले इस अहम तरीन इजलास में 2 रेफरेंसेस, 15 इंक्वायरीज और 8 इन्वेस्टिगेशंस की मंजूरी दी गई। इसमें कुछ अहम सियासी रहनुमाओं के नाम भी शामिल हैं, जिसमें बिलखुसूस वज़ीर आला बलूचिस्तान, साबिक 2 वज़ीर आला बलूचिस्तान के नाम शामिल हैं। इसी तरह से इसमें इमरान यूसुफ साहब का नाम शामिल है, जो कि शहबाज शरीफ साहब के दामाद हैं। और इसके अलावा स्पेसिफिकली बलूचिस्तान में गवर्नेंस के हवाले से कुछ अहम तरीन इंक्वायरीज का अप्रूवल हुआ है। उम्मीद करते हैं कि ये तमाम केसेस बहुत जल्द मंतकी अंजाम पे पहुंचेंगे। उसमें तमाम फ्लॉज और जो प्रोसेस है, इसको भी हमने प्रोग्राम में डिस्कस किया। फॉर योर फीडबैक यू कैन राइट अस ऑन अ फेसबुक, ईमेल्स एंड ट्विटर, जो आपके सामने फ्लैश कर रहे हैं। देखते रहिएगा। अब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा।